नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमत। आज अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा संपन्न। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश से की मुलाकात। चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हुए शामिल। भारत भूटान मैत्री संबंध और मजबूत करने पर जोर। दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रहे नए खुलासे। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। जांच में जुटी एनआईए। कुलगाम और सोपोर जिले में जमाते इस्लामी के 225 ठिकानों पर छापे। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया कुलगाम का डॉक्टर तजामुल मलिक। कर्नाटक में एक बार फिर गन्ना किसानों का प्रदर्शन। गन्ने के दाम 3500 रुपए प्रति टन तय करने की मांग लेकर सड़क पर उतरे किसान। कई जगह किया सड़क जाम। और बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपने समकक्ष से होगी द्विपक्षीय वार्ता। नेशनल असेंबली में भी होगा राष्ट्रपति का संबोधन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे एक और जहां कालचक्र अभिषेक समारोह में शामिल हुए, वहीं वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग तथा कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा आध्यात्मिक सौहार्द और विकास की ठोस कवायद के समन्वय के नाम रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शांति का संदेश साझा किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर भारत और भूटान के बीच ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई भी दी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, देखा जाए तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है, और भूटान के साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें तो पारंपरिक संबंध रहे हैं। बेहद विश्वसनीय साझेदार भूटान भारत का रहा है, और उसी में प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है ये अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। चाहे इसे दिल से दिल का रिश्ता कहें, चाहे नेबरहुड फोर्स की बात कहें, या फिर बात कहें तमाम साझेदारी की। बदलते वैश्विक परिदृश्य में किस तरह से ये साझेदारी मजबूत हो रही है, विशेषकर जब हम पारंपरिक संबंधों की बात करते हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निखिल, किन मायनों में अहम ये यात्रा, और किस तरह से जो पारस्परिक साझेदारी है, दिल से दिल का रिश्ता है, वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल, अगर इस यात्रा के को देखा जाए तो दो भागों में इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो एक तो आध्यात्मिक रिश्ता, जो शांति और सौहार्द की जो बात है, जो जिसको आपने कहा दिल से दिल का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, एक तो वो उसका रहा, क्योंकि आध्यात्मिक सौहार्द
इस रिश्ते का इस यात्रा का एक बड़ा पॉइंट था, टेक अवे था। और उसके साथ ही साथ दूसरा, जो विकास के तमाम मुद्दों पर, विकास के तमाम क्षेत्रों में भारत और भूटान का एक साथ कदम ताल करना और तमाम क्षेत्रों में आगे नई ऊंचाइयां, नए नए अवसर ढूंढना, ये एक इसका दूसरा हिस्सा था। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जिसको P2 कहा जा रहा है, उसका पूरा होना, उसका उद्घाटन, उसको कहा जा रहा है कि ऊर्जा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में एक अपने आप में नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ यहां पर भी घोषणा कर दी कि जो P1 प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा किया जाएगा। P2 प्रोजेक्ट जो था, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, वो बहुत झंझावातों के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ में, और खास तौर पर जब 2014 के बाद में यहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद उसमें तेजी आई। हालांकि उसमें बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज, फ्लैश फ्लड्स, उसके बाद कोविड आ गया, जिसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही साथ 40% ऊर्जा जरूरतों को ये पूरा करेगा भूटान के लिए समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। भारत के लिए भी ये की ऊर्जा जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। जब जरूरत होगी तो भारत को भी यहां से ऊर्जा मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा टेक अवे रहा। उसके साथ ही साथ जो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बात हुई है। आपने देखा कि 3 MOUs भी साइन हुए हैं, जिसमें चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, रेल लिंक्स की बात हो, जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो MOUs हैं वो कनेक्टिविटी को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, ये एजुकेशन को लेकर के जो साइन हुए, तो उसमें भी लगातार भारत और भूटान कदम ताल कर रहे हैं। रमा? बिल्कुल, ये जो 3 समझौता पत्रों की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसको लेकर भविष्य में किस तरह की जो मजबूती है दिखाई देती है, एक किस तरह का रोड मैप जो है वो दिखाई देता है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल, देखिए, अगर हम सीधे तौर पर कनेक्टिविटी की बात सबसे पहले करें, कनेक्टिविटी, रेल लिंक्स और रोड लिंक्स, इनको जोड़ने की बात कही जा रही है। रेल लिंक्स पहली बार ऐसा होगा कि हालांकि ये प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसको 4 साल में पूरा किया जाना है। 2 महीने पहले इसकी घोषणा हुई थी, इसको फिर से रिव्यू किया गया है, और ये अपने आप में बहुत मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा रेल लिंक के जरिए। और इसमें यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि व्यापार और वाणिज्य को भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि भूटान का 80% व्यापार जो है वो भारत के साथ में होता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ये जो आमद रफ्त है, जो आवाजाही है व्यापारियों की और माल की भी, वो कितना उसको सुगम बनाएगा। एक बात हुई कनेक्टिविटी की। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन को लेकर के लगातार तमाम काम, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही बात क्यों ना हो, स्किल डेवलपमेंट की क्यों बात ना हो, भारत लगातार भूटान के लिए करता रहा है। उसको उस क्षेत्र में एक स्टेप फर्दर ले जाने की बात हुई है। हेल्थ केयर की, और खासतौर पर मेंटल हेल्थ केयर में जो भारत का निम्हांस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल जिसको कहते हैं कि संस्थागत जुड़ाव, वो करने की कोशिश की गई है निम्हांस भारत का और यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसके बीच में। ये समझौता मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में, कि मेंटल हेल्थ को की रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए किस तरह से बेहतर तरीके से काम हो सके, ये समझौता भी किया गया है। तो चाहे जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर के जो दूसरे फील्ड्स हैं, जो दूसरे दरअसल पॉइंट्स हैं, उस पर आगे बढ़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ एजुकेशन की और कनेक्टिविटी की तो चर्चा हमने की ही। रमा? बिल्कुल। निखिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पारस्परिक संबंध तो मजबूत होते दिखाई देते ही हैं और लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। अगर वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं, विशेषकर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो उसको लेकर इस मजबूती के क्या मायने हैं? देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अगर हम इसको ओवरऑल, जिस तरह से आप इन टोटलिटी देखने की बात कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट की भारत की पॉलिसी रही है, एक्ट ईस्ट की भारत की पॉलिसी रही है, और उसके तहत नेबरहुड फर्स्ट में और एक्ट ईस्ट दोनों में अगर आप देखा जाए तो भूटान को भारत सम्मिलित करता है, नेबरहुड फर्स्ट में सम्मिलित करता है। और भूटान से जो भारत के रिश्तों की अगर बात कही जाए तो साफ तौर पर भूटान न सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि वो संबंध पारिवारिक है।
वो रिश्ता बहुत निजी है। भूटान के साथ में विशेष संबंध है। यहाँ पर लोग कहते हैं यू आर वन ऑफ अस। भारत और भूटान के लोग आपस में फर्क नहीं मानते। बहुत प्यार, बहुत सद्भाव, बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार है यहाँ पर लोगों का। भारतीयों के साथ में हम लोग थिम्फू में बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। तो आप समझ सकते हैं कि जो विदेश नीति है, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना बेहतर होगा तो जाहिर तौर पर वो और सुदृढ़ होगी। तो वो चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे आपने साउथ ईस्ट एशिया में भारत के कनेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कही हो, भारत को सशक्त करने की बात कही हो, या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, वो भी यहाँ पर खरी उतरती हुई नजर आती है। रमा, बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये संबंध लगातार हम इनकी मजबूती की बात कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो किस तरह से एक बड़ी सॉफ्ट पावर का रोल भी अदा कर रहा है? बहुत बहुत निश्चित तौर पर बहुत सांस्कृतिक संबंध अपने आप में, जिसको कहते हैं कि जीवन रेखा है दोनों देशों के बीच में। किसी भी देश के लिए जो कल्चरल इथोस है वो लाइफलाइन है। और भूटान और भारत के बीच में बहुत सारे जो कल्चरल, जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से, जिस तरह से आप इसको अगर नक्शे पर देखेंगी तो नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ उनकी नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालय की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ ये देश है। और ऐसे में भारत के साथ में जो कल्चरल कनेक्ट है वो बहुत गहरा है। बहुत सारे लोग, और जब हमने ये कहा, इसमें मैं जोड़ दूं कि जब व्यापार की बात हमने कही थी और ये कहा था कि भूटान में का 80% व्यापार भारत के साथ होता है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे कि अच्छा आप इंडिया से हैं, तो अभी तो मैं पिछले महीने अमृतसर से ये माल खरीद कर अपने दुकान में लेकर आया हूँ। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पर जो बहुत सारा यहाँ से सप्लाई कराते हैं, अपना मॉडल भेजते हैं और वहाँ से सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में कल्चरली कनेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ में, भाषा के साथ में, भोजन के साथ में, जो सांस्कृतिक रंगारंग जो भाव है उसके साथ में। तो निश्चित तौर पर यह कनेक्ट आपस में एक दूसरे को बहुत बहुत गहराई से जोड़ता है। रमा, बिल्कुल, बहुत गहराई से ये जुड़ता और इसके दूरगामी परिणाम भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज के साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और दिखाते हैं आपको दिल्ली धमाके में क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए सोमवार शाम हुए धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक कार में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाकों के बाद आग भड़क उठी। दरअसल सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं, जिसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी है। लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर कोई ठोस सबूत तलाश कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार तेजी से जांच जारी है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अमित नाम के कार डीलर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को लाल किले के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ वो कार इसी डीलर से खरीदी गई थी, लिहाजा पूछताछ के लिए अमित को हिरासत में ले लिया गया है। सोमवार को हुए इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद
गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा है। अब दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक दबिश डाली जा रही है और इस घटना के एक एक तार को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब ये कार डीलर पुलिस की हिरासत में है। तो अमित नाम का कार डीलर है, वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और लगातार इस ब्लास्ट केस में जांच तेज हो रही है। ये जो डीलर है, इसी डीलर से ये ब्लास्ट में इस्तेमाल जो कार थी वो खरीदी गई थी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। एनआईए की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची और ब्लास्ट वाले दिन वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उनकी छानबीन की गई। इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए गए और मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन गाड़ियों में से किसी की कड़ी इस कार धमाके से तो जुड़ी हुई नहीं है। और डीडी न्यूज़ पल पल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर अपडेट कर रहा है। इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, दिव्यांशु और दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस बारे में जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले में अभी तक हुए हैं? धमाका हुआ था मेरे ठीक पीछे, आप देख सकते हैं, और लगातार वीडियोस जो हैं वो भी मीडिया में आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। और उस ब्लास्ट का वीडियो अभी हमने देखा कि किस तरह से मेरे ठीक पीछे रमा आप ये देख सकते हैं, व्हाइट कलर का पूरा कर्टन किया गया है, पूरे स्पॉट को ढका गया है। यहाँ पर वो बस है जो क्षतिग्रस्त हुई, गाड़ी है, साथ में एनआईए ने अभी यहाँ करके इन्वेस्टिगेशन करी और जो गाड़ियाँ साइड में खड़ी हैं उन पर भी उन्होंने उनके नंबर प्लेट उनके अंदर जा करके जाँच करी कि क्या इसमें भी कोई संदिग्ध की गाड़ी तो नहीं है। साथ ही साथ ये जो रेड लाइट पे आप कैमरा देख सकते हैं, इसी कैमरे की वो तस्वीर है जब धमाका हुआ, वो गाड़ी यहीं आकर के रुकी थी। उसके बाद ये कैमरा भी ब्लैकआउट हो जाता है, यानी धमाका इतना तेज था। अमित नाम के जो डीलर की है इसमें गिरफ्तारी की गई है, यानी उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ जारी की जा रही है कि किस किस को ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान ने बोला देवेंद्र को दी, देवेंद्र ने कहा डीलर को बेच दी, डीलर ने तारिक को बेची। क्या इसके बीच में और भी कोई कनेक्शन था, किसी और को हैंडओवर हुई ये गाड़ी बेचने और खरीदने के बीच में, और कागज क्यों उसके चेंज नहीं हुए, सलमान के नाम पे ही क्यों गाड़ी है। और साथ ही साथ आप देखिए श्रीनगर में भी लगातार धरपकड़ जारी है, वहां पर भी 225 जगहों पर जो है एनआईए की टीम ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर छापेमारी करी है और वहां से भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। यानी लगातार ये फरीदाबाद गैंग अल्फला यूनिवर्सिटी जो है, इससे पहले किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन अब सारा सेंटर पॉइंट जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंच गया है, जहां पर मुजम्मिल और उमर जो थे वो पढ़ाई करते थे, जो काम करते थे। 3 साल से उमर वहीं था और वही गाड़ी को लेकर के दिल्ली की तरफ आता है। इसी पार्किंग में वो 3 घंटे यहाँ बिताता है, फिर आधे घंटे बाद ये ब्लास्ट करके किस तरह का ये ब्लास्ट था, उसमें जो इस्तेमाल किए गए जो भी एक्सप्लोसिव थे वो कहाँ से थे, क्या अमोनियम नाइट्रेट से ही ब्लास्ट किया गया था या कुछ और भी उसमें शामिल था, क्योंकि ब्लास्ट का धमाका इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, आसपास की जो गाड़ियाँ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जो लोग इसकी चपेट में आ गए वो बुरी तरह से जख्मी हुए या उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो वो तमाम जांच का विषय। अब जब एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है तो एक एक करके पड़ तो खोली जा रही है। और ये नहीं, ये केवल जम्मू कश्मीर हरियाणा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में नहीं, और राज्यों में भी जो टीम है वो एक्टिव हो चुकी है। अब सुनने में आया मुंबई एटीएस ने भी किसी की गिरफ्तारी की है। क्या इसी प्रकरण में वो गिरफ्तारी हुई है या वहां पर कुछ और गतिविधि थी? एक और टीचर की गिरफ्तारी है, इब्राहिम नाम के टीचर की गिरफ्तारी वहां पर हुई है, उसकी भी खबर आ रही है। तो लगातार पूरे हिंदुस्तान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग इसके साथ जुड़े थे एसोसिएट से, उनको पकड़ा जा रहा है, इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा रहा है। एक मौलवी का नाम, इमरान नाम के मौलवी का नाम भी आ रहा है, जिसने इन सबको आपस में जोड़ा, शाहिदा को जोड़ा, फिर मुजम्मिल को जोड़ता है, आदिल को जोड़ता है और फिर उमर को लेकर के आता है। तो हर एक कनेक्शन पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल दिव्यांशु, लगातार जो है इसमें जांच तेज होती जा रही है, तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और देश भर में लगातार जो है इस पूरे मामले के जो संपर्क सूत्र हैं वो तलाशे जा रहे हैं। ये जो अमित डीलर जो है, जो गिरफ्तार किया गया है, ये इस मामले में कितनी अहम कड़ी है और एनआईए किस दिशा में पूछताछ कर रही है? क्या कुछ इस पूछताछ के बारे में और कुछ पता लग पाया है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि
जो कार डीलर को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो काफी इम्पोर्टेंट किरदार है इस पूरे मामले में। दरअसल जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसी i20 गाड़ी को इसने सबसे लास्ट बार जो है किसी को बेचा था और यही है कि उसको हिरासत में लिया गया है। और ये पूरी जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने हमें कंफर्म की है कि हाँ, हमने ही उसको हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद अब न केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि उसके साथ एनआईए की टीम भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि एनआईए को ये मामला ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो इनपुट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, कुछ खुलासे हैं, वो हो रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो मृतक हैं उनकी इनिशियल जो पीएम रिपोर्ट है उसकी भी कुछ जानकारियां हमें हाथ लगी हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो मृतक है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि उनकी जो डेथ है या तो वो बर्न इंजरी की वजह से हुई है या फिर एक्सप्लोजन की वजह से हुई है। अक्सर हम देखते हैं इस तरह के जब ब्लास्ट होते हैं, पिछले कई ब्लास्ट के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है, छर्रों का इस्तेमाल होता है और कई लोगों की डेथ तो उस मेटल से इंजरी की वजह से होती है। हालांकि इस ब्लास्ट का पैटर्न जो है वो काफी अलग देखा गया है और यही वजह है कि इस ब्लास्ट को लेकर जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में किया हुआ ब्लास्ट लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की हो, क्योंकि ब्लास्ट में इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब एक्सप्लोजन हो तो उससे ज्यादा दूर तक जो है उसका इंपैक्ट हो, ज्यादा दूर तक लोग इंजर्ड हो और उनकी मौत हो। लेकिन इस मामले में हमने ये देखा गया है जो एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से ही लोगों की डेथ हुई है। बहुत दूर तक हम कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि इंटेंसिटी इसकी काफी ज्यादा थी, आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, लेकिन उसमें मेटल ना होने की वजह से उसका इंपैक्ट जो है कुछ ही दूरी पर रहा। और यही वजह है कि इसमें अभी तक हम कह सकते हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है और जो है 20-25 लोगों के आसपास जो है इसमें घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल इसके जो तार हैं वो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक बात और हमें कंफर्म की है कि इस पूरे मामले में एक उमर नाम के शख्स की हमें तलाश थी जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब फरीदाबाद पुलिस को ये इनपुट दिया कि इस तरह का एक टेरर मॉड्यूल जो है वो फरीदाबाद में फिलहाल सक्रिय है, उनके पास कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ और एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस जो है एक्टिव हुई और इस पूरे मामले में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। और फरीदाबाद पुलिस ने हालांकि ये भी कहा है कि हमें एक उमर नाम के शख्स की तो तलाश जरूर थी, लेकिन अभी हम ये जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं मुंबई महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधी दस्ते की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। मुंबई एटीएस ने इब्राहिम को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मुंबई एटीएस ने इब्राहिम नामक शख्स को हिरासत में लिया है। मुंब्रा कोसा में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस दौरान कार्रवाई करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एटीएस ने घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं और इन सामग्रियों की तकनीकी जांच की जा रही है। तो मुंबई महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की बड़ी कार्रवाई है जिसमें इब्राहिम नामक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से कई जो संदिग्ध सामग्री है वो बरामद हुई है। तो मुंबई एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। शिक्षक है इब्राहिम आबिदी जिसके घर पर एटीएस की छापेमारी हुई है। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, क्या और जानकारी है इस पूरे मामले में? महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब एक्टिव हो चुका है। हमने जिस प्रकार से देखा कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके नतीजा अगर देखा जाए तो जितनी भी दहशतवादी एक्टिविटीज है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उस पर जो है इस वक्त जो है सरकारें ध्यान दे रही है, खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो ध्यान दे रही है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में एटीएस द्वारा एक शख्स को जो है गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है। उसका नाम है इब्राहिम अबिदी, जो कि थाने इलाके के मुंब्रा में जिसका घर था। हालांकि जो एक एटीएस की टीम थी उसके घर पहुंची और उसके घर से जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है जैसे कि लैपटॉप जैसे की बातें करें, इस प्रकार से जो वस्तु है पुलिस ने उसको हालांकि उसको अपनी हिरासत में लिया है। मोबाइल फोन जो है उसको जब्त किया है और साथ ही साथ इब्राहिम को भी जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ये कहा जा रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। जहां तक बात करें इब्राहिम अबिदी की, इब्राहिम अबिदी एक शिक्षक
कहा जा रहा है कि एक शिक्षक की नौकरी करता है, लेकिन अब तक इस बारे में जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि हालांकि किस प्रकार से और किन आतंकवादी गतिविधियों में इब्राहिम अबीदी जो है वो अभी तक उनके कनेक्शन जोड़ पाया। हालांकि इसके बारे में अब तक पुलिस जो है जांच कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक जो है उनको हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल। शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जो मिले हैं इब्राहिम आबिदी के पास से, इसमें क्या कुछ इनसे निकल कर आया है और क्या इसके तार भी तमाम जो देश भर में, पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं, फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, फिर दिल्ली में जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इससे भी इसका संबंध हो सकता है? देखिए, जहां तक बात करें पुलिस की छापेमारी की, तो पुलिस की छापेमारी में लैपटॉप जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ मोबाइल फोन है वो हिरासत में जो है पुलिस ने अब तक ली है। जहां तक बात करें कनेक्शंस की, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके बारे में क्या कनेक्शंस है, लेकिन ये पुलिस एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई तो जाहिर सी बात है, ये कहा जा सकता है कि क्या इब्राहिम अबीदी जो है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त था, क्या उसके कनेक्शन थे। ये कहीं ना कहीं पुलिस एटीएस जो है खास तौर पर उसकी तफ्तीश करेगी और उसके ऊपर जो है और छानबीन करेगी, लेकिन अब तक इस प्रकार से कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया है। जी शिशिर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह के जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम इस पूरी कार्रवाई में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट जगह फरीदाबाद ही फिलहाल नजर आ रही है। एक तरीके से इस विस्फोट का एक एपिक सेंटर जो है वो फरीदाबाद ही नजर आ रहा है। एक के बाद एक तार जो भी अब तक जुड़ते आ रहे हैं वो फरीदाबाद से ही जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, उसके बाद लाल किले के पास विस्फोट होना और उसके बाद जब उमर जिसके जो सबसे मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है उसका कनेक्शन फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आना, तो ये तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त फरीदाबाद कमिश्नर दफ्तर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और जो जानकारी निकल कर ये आ रही है कि सबसे ज्यादा पूछताछ और सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है वो है, क्योंकि उमर वहां पर रहता था, वहां काम करता था और इस दौरान वो किन किन लोगों से वहां पर बातचीत ज्यादा करता था, किस तरह की बातचीत करता था, जिससे कि कई सारी खबरें आ रही हैं कि ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश कई लोगों को की गई इस दौरान, वो भी चीजें क्या वहां पर हुई हैं या होती रही हैं। इन तमाम एंगल्स को जो है वो जांच जो टीमें हैं वो खंगाल रही हैं। इन्हीं संदिग्धों के आधार पर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी लगातार हो रही हैं, चाहे मुंबई से हों, चाहे लखनऊ से हों, अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जहां ये इतना बड़ा विस्फोटक बरामद होता है, जहां पर उमर का कनेक्शन निकलता है, उस कनेक्शन की तार जो है वो जल्द से जल्द जोड़ी जा सके, ताकि जो इसके पीछे का जो मेन मकसद है उसका पता लगाया जा सके। एक और कड़ी जो है उसको जोड़ने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके की बातें आ रही है कि जब भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ तो माना ही जा रहा है कि जो ये बड़ा प्लान किया जा रहा था कि एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी थी, उसको लेकर उथल पुथल जो है आतंकियों के मन में आ गया कि इतना विस्फोटक बरामद हो गया है तो बाकी जो विस्फोटक उनके पास रहा हो उसे किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो उसमें भी ये माना जा रहा है कि क्या उसके बाद उमर जो उसके पास विस्फोटक बचा हुआ था उसको लेकर क्या वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्या वो अपनी एक जगह नई जगह तलाश रहा था, या आनंद फानन में उससे ये ब्लास्ट हो गया। तो इन तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है और फरीदाबाद, जैसे कि मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि एक एपिक सेंटर के तौर पर नजर आ रहा है इस पूरे ब्लास्ट का, उस पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों का है, चाहे दिल्ली पुलिस की टीमें हो, चाहे एनआईए की टीम हो, फरीदाबाद पुलिस को लगातार जांच कर ही रही है। तमाम टीमें जो है इसके इर्द गिर्द जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, इसमें ये भी जो है जानना बेहद अहम हो जाता है कि उमर की जो दिनचर्या थी, जो मिलने वाले लोग थे, या जिस तरह से, क्योंकि ये एक दिन की कार्रवाई नहीं हो सकती है, एक बड़ी तैयारी को दिखाता है। क्या कुछ इस बारे में भी पता लग पाया है? किस तरह से जो उसके आसपास के संपर्क सूत्र हैं उनको भी खंगाला जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे करीबी लोग जो लोग रहे हैं उनसे ज्यादा बातचीत की जा रही है कि उमर किस तरीके का उसका व्यवहार हुआ करता था। सबसे बड़ी बात तो अब तक जो निकल कर आई है, हालांकि सोर्सेज के जरिए ये जानकारी है कि उमर बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, अपने काम करता था, उसके बाद वो निकल जाता था। कहाँ ज्यादा समय बिताता था ये सबको नहीं बताता था। इन तमाम चीजों को भी तलाशा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पिछले दिनों, पिछले कम से कम 1-2 महीने या 6 महीने के भीतर सबसे ज्यादा मुलाकातें, सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा किन जगहों पर
उम्र देखा गया। इस बात को ज्यादा खंगालने की कोशिश की जा रही है और जो चीज अब तक निकलकर सामने आ रही है उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। उमर को लेकर उसके परिवार से कश्मीर में भी बातचीत की गई है। उसके पिता से पूछा गया तो उसके पिता ने भी जो जानकारी दी उस पर ज्यादातर बात यही निकल कर आई कि जब से दिल्ली गया, दिल्ली से बहुत ज्यादा वो वापस घर नहीं आया, यानी कि वो घर कम आता था, घर के लोगों से बातचीत कम रखता था, ये उसके परिवार का कहना है। कोई ना कोई एक बड़ी साजिश के तहत वो यहाँ पर काम जरूर कर रहा था, रेकी जरूर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि वो लाल किले में जो पार्किंग है उसमें करीबन 3 घंटे तक रहा, 3 घंटे तक वो गाड़ी के भीतर ही रहा, तो क्या उसके मन में प्लान चल रहा था, क्या उसको निर्देश दिए जा रहे थे, कहां से वो कनेक्ट था, किस टेरर ग्रुप से वो जुड़ा हो सकता है, ये तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसको खंगालने के लिए यही वजह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, वहीं से उनको लगता है कि एक बड़ा जो उनके हाथ में एक बड़ा साक्ष्य है वो लग सकता है, और जो तार जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो शायद यहां से जुड़ जाए और पता लगे कि आखिर ये जो विस्फोट हुआ है क्या ये आनंद फानन में हो गया या एक पूरे प्लान के तहत हुआ है, या प्लान कुछ और था जिसको नाकाम करने में जो एजेंसियां हैं वो कामयाब रही। तो इन तमाम चीजों की जो है जांच फिलहाल चल रही है। बिल्कुल, तमाम पहलुओं की जांच चल रही है, आप नजर बनाए रखें। दीपक आपका, दिव्यांशु आपका, मुकेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। पहले बीएलए की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी बीएलए नियुक्त कर सकती है। जहां चुनाव आयोग के इस फैसले का भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है, वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इशू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और मीडिया प्राइम में यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बताते हैं कि गुस्से में है कर्नाटक के किसान। कर्नाटक में गन्ना किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। आज राज्य सरकार से नाराज गन्ना किसानों ने कर्नाटक के बागलकोट में प्रदर्शन किया। किसानों ने विजयपुर बेलगावी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गन्ना किसान 3500 रुपए प्रति टन गन्ने के दाम तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दर निर्धारण की प्रक्रिया अभी तक पूरी न होने से नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों को जाम करने की चेतावनी भी दे दी। तो विजयपुर बेलगावी हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया है। कर्नाटक में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। कर्नाटक से ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, ये जो नाराजगी है गन्ना किसानों की, ये राज्य सरकार से कितनी जायज है? क्या कुछ कहना है किसानों का? रमा, और एक बार गन्ने के किसानों ने रस्ते पे उतरे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो नॉर्थ कर्नाटका की बागलकोटे विजयपुरम हाईवे ब्लॉक कर उनकी नाराजगी दिखाई दे रहा है वहां पे सरकार के खिलाफ। पिछले हफ्ते सरकार कैबिनेट मीटिंग किए थे, उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन पे आए। वहां पे 3300 देते हैं किसानों को, उसमें 3250 शुगर फैक्ट्री के मालिकों को किसानों को देना पड़ेगा और 50 रुपए सरकार अपने तरफ से देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है, ये जो 3300 है ना, कर्नाटका की हर जगह में हर पार्ट ऑफ द कर्नाटका ये यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। जो गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके हिसाब से हम पैसे देंगे। जो 50 रुपए मालिक देते हैं और जो सरकार देते हैं ये है यूनिफॉर्मिटी प्राइस, लेकिन 3300 हम हर जगह पे नहीं दे सकते हैं।
लेकिन इसी बात को लेकर अभी किसानों ने नाराजगी दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ। वो लोग कह रहे पहले जो उनका मांग क्या था 3,500 हर टन के लिए 3,500 उनका मांग था, अभी भी उसी मांग पे वो लोग अड़े हुए हैं। आज या 2 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आज थोड़ी आक्रोश उनका बहुत बढ़ रहा है। वहीं पे आकर विजुअल्स पे आप देख सकते हैं वहां पे कितने किसान हैं, वहां पे रास्ते पे ही जमा हुए हैं और जो हाईवे है उसको भी ब्लॉक कर चुके हैं। उनका नाराजगी यहाँ पे जायज है, क्योंकि नॉट ओनली ये एक डिमांड नहीं है, उनके साथ साथ ये तो बहुत प्रियोर डिमांड है, इसके साथ साथ वो लोग कह रहे हैं कि शुगर केन की जो गन्नों की बाई प्रोडक्ट्स है, एथेनॉल हो, परसेंटेज आता है, उनको भी किसानों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो गन्ने की फैक्ट्री की जो मालिक है वो लोग ये रूल्स वायोलेट कर रहे हैं, वो लोग ये पैसे किसानों को नहीं दे रहे। उसके साथ साथ किसानों को और एक एक्यूज कर रहे हैं फैक्ट्री की मालिकों के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि जो हम आसपास में रहते हैं, लोकल किसान जो रहते हैं, उनके पास ये लोग गन्ने को खरीद नहीं रहे। 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के पार जो होते हैं वहां पे किसानों के साथ वहां जाकर ये लोग लेते हैं। अगर हमारे साथी अगर लेंगे, गन्नों को लेंगे, हमें भी फायदा होगा। अभी आप देख रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट है पिछली बार बेलगाम में हुआ था, वहां पे 1 हफ्ते 8-10 दिनों तक वो वहां पे किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो सरकार की रिप्रेजेंटेटिव भी, सचिव भी वहां पे गए थे। लेकिन अभी राज्य सरकार कुछ भी हो, केंद्र सरकार पे सीधा निशाना लगाता है। केंद्र सरकार कह रहा है फिक्स्ड रेम्यूनरेशन प्राइस जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करता है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एक बार यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री की जो आपसे समझना चाहेंगे, राज्य सरकार जो है वो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि पहले भी मीटिंग हुई थी, किसानों को एक आश्वासन मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं आश्वासन वो पूरा नहीं हुआ, तो किसानों को एक तरह से विश्वासघात, एक विश्वास पर चोट लगने जैसी भी बात जो है सामने आ रही है। ये किसानों की नाराजगी का एक बड़ा कारण है। राज्य सरकार ने इस बारे में कुछ कहा है क्या? अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो लोग कहते हैं कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, पहले दिन से 3,500 रुपए आप जो पूछ रहे हैं वो अभी नहीं होगा। लेकिन पहले से ही किसानों का मांग तो यही है। तो जैसे आपने कहा विश्वासघात हुआ है, कैबिनेट मीटिंग कर चुके थे पिछले हफ्ते गन्नों की फैक्ट्री की मालिकों के साथ, उसके साथ साथ गन्नों की किसानों के साथ भी प्रत्येक बैठक किए थे सीएम सिद्धरामैया और वो सब सचिव। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जो शुगर केन फैक्ट्रीज जो है, गन्ने की फैक्ट्रीज जो है, बेलगाम हो या बीदर हो, विजयपुरा हो, बागलकोट हो, यहाँ पे ये इट इज कंट्रोल्ड बाय देयर ओन मिनिस्टर्स है, विधायक है, सरकार की जो पार्ट है। तो यहाँ पे गन्नों की किसानों की बहुत बड़ी वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। वो शुगर फैक्ट्री की मालिक जो है वो लोग सब मतलब सरकार भी उनकी तरफ से है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बेलगाम में वो राजबाग के जो किसान है, गन्नों की किसान है, अभी महाराष्ट्र में जाकर वो जो गन्ने को सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में तो जो जैसे आश्वासन दिए है वैसे तो नहीं हो रहा है। तो हमें कहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अभी पैसे ज्यादा दे रहा है, तो वहीं पे जाकर हम गन्ने को वहां पे जाकर हम सेल करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन अभी तक सरकार एक कंक्लूजन पे नहीं आया है। और एक तरफ से जो विधायक है, कंट्रोल्ड बाय विधायक, शुगर केन फैक्ट्री की जो मालिक है, वो लोग कहते हैं हम 3,250 भी नहीं देंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2-3 रूल्स वायोलेट हुआ है। एक है, मैंने बताया कि बाई प्रोडक्ट की जो रेट होता है, शेयर्स होता है, वो भी गन्ने की किसानों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गन्नों की जो फैक्ट्री का मालिकों है वो लोग ये पैसे नहीं दे रहे। उनका जो बेसिक प्राइस है 3,500 बहुत दिनों से मांग है, वो तो देने के लिए ये लोग नहीं तैयार है। वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ता है, जैसे आप सोचते वैसे नहीं। उनका भी थोड़ी मांग है सरकार के आगे। वो कह रहे हैं ज्योति, ये भी समझना चाहेंगे किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों ने अब इस प्रदर्शन को और ज्यादा डेंस करने की चेतावनी दे दी है। कितना नुकसान किसानों का? बहुत नुकसान हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत जो गन्ने की फैक्ट्री का जो ओनर थे वहां पे लोकल गन्नों की किसानों से खरीद नहीं रहे। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट वो मुद्दा उठा रहे हैं।
अगर हमारे पास ही आकर अगर आप खरीद लेते, क्योंकि ये गन्ने उगवाना उतना नॉर्मल बात नहीं है, उसको फर्टिलाइजर्स पे खर्चा होता है और वहां पे लेबर कॉस्ट खर्च होता है, ये सब कुल मिलाकर गन्नों की किसानों को बहुत बड़ा पैमाने से भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना ही शुगर केन फैक्ट्रीज की ओनर्स यहाँ पे उनका मांग फुलफिल कर रहे हैं, ना कि सरकार। दोनों के बीच में यहाँ पे किसान जो है अतंत्र स्थिति में है। दोनों की तरफ से उन्हें कोई भी एक जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी भरोसा नहीं मिल रहा है। इसलिए आज बागलकोटे में जो है, बागलकोटे की वो जो आसपास है वो गन्ने की किसान अभी आए हैं। जैसे आप विजुअल्स पे देखते हैं, वहीं पे आप रसोई बना रहे हैं, वहीं पे मतलब ये बहुत दिनों तक चलेगा। ये एक बात कहते हैं कि कुछ भी कहे केंद्र सरकार पे उंगली उठाता है कि राज्य सरकार। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन प्राइस जो है अभी तक केंद्र सरकार ने एक ठीक तरह से फिक्स नहीं किया है। इसके बारे में हम खत लिखते हैं सरकार को, ऐसे मतलब गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो किसान है वो उसको भुगत रहे हैं। वो लोग यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि अनिर्दिष्टावधि उनका प्रोटेस्ट भी चलेगा। अभी अगर सरकार वहां पे नहीं, जब सरकार डिसीजन लिया था उसी वक्त तो बेलगाम के जो किसान है, गन्ने की किसान है, वो लोग कहते हैं कि जो सरकार की ये निर्धार है हम उस पे सहमत नहीं है। 3,300 जो आप कह रहे हैं हम इस पे सहमत नहीं है, हमें 3,500 ही चाहिए, जो कुल मिलाकर उतना होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देना पड़ता है शुगर केन की फैक्ट्री जो ओनर को, और लेबर कॉस्ट भी देना पड़ता है। तो हर एंगल पे अगर देखें तो यहाँ पे किसान एक स्केपगोट हो रहे हैं। इसलिए वो सरकार के खिलाफ अभी रास्ते पे उतरे हैं, नारे लगा रहे हैं। आगे भी जा सकता है इनका ये प्रोटेस्ट, यहीं पे नहीं रुकेगा। बिल्कुल ज्योति, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से भी किसानों ने मुलाकात की थी, कुछ बातचीत वहां पर भी रही होगी। केवल कोरे आश्वासन जो हैं किसानों को मिले हैं, यही किसानों की गुस्से की वजह है। मुख्य प्रश्न जो है वो ये है, मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि आखिरकार राज्य सरकार किसी कंक्लूजन पे क्यों नहीं आने देना चाहती है, क्यों किसानों को बीच में लटकाया हुआ है? एब्सोल्युटली, यहाँ पे जो शुगर केन फैक्ट्रीज जो है ना, 70% ऑफ द फैक्ट्रीज बेलगाम में है, वो स्थित है। ये सब विधायक और मिनिस्टर्स देख रहे हैं। तो मिनिस्टर्स ऑब्वियसली वो पीछे के दरवाजे से सरकार को ब्लैकमेल भी कर रहे होंगे। अभी 3,250 भी हम नहीं दे रहे, उसमें जो विधायक है वो फैक्ट्रीज का ओनर है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे पा रहे। सरकार कहते हैं कि अगर हम 50 रुपए देंगे सरकार की तरफ से, ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस हद तक देंगे, टाइमलाइन फिक्स नहीं किया है। शायद बहुत लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है, अभी जो प्रतिभटन कर रहे हैं, धरनी जो कर रहे हैं, उसको चुप करने के लिए सरकार ये मार्ग अनुसरण कर रहे हैं। तो अभी चुप करते हैं, बाद में देखेंगे। अभी जो किसानों की आक्रोश है उससे बचने के लिए सरकार ऐसे कहा है। मतलब यहाँ पे क्लियर कंफ्यूजन पे नहीं आ रहे हैं सरकार की। सीएम हो या डीसीएम हो या शुगर मिनिस्टर पाटिल जी हो या वहां पे वेरी पावरफुल लीडर्स सतीश जारकीहोली, लक्ष्मी हेब्बाळकर, ये सब लोग अभी भी एक कंक्लूजन पे नहीं आए, क्योंकि वो उनके प्रॉफिट वहां पे देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर केन फैक्ट्रीज विच इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्टर्स, एमएलए, कांग्रेस सरकार को या बीजेपी सरकार की हो, बहुत लोग विधायक इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए वो सरकार है, इनको भी उनके अपोज नहीं लेना चाहते। लेकिन यहाँ पे जो किसान है बहुत दिनों से यहाँ पे धरनी निरत है। पता नहीं अभी बागलकोटे में हो रहा है, कल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये होगा। उस दिन किसानों का यही डिमांड था, आप हमें यहाँ पे स्केपगोट बना रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, या शुगर केन फैक्ट्रीज की मालिक में भी, क्योंकि उन्हें एक प्राइस देते हैं ना, वो मतलब 8 या 10 दिनों के अंदर देना चाहिए जब गन्ने की कटाव होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, वो लोग 3-4 महीने के बाद वो पैसे देते हैं, इंस्टॉलमेंट के पैसे देते हैं। यहाँ पे कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। किसानों को शुगर केन फैक्ट्री आना चाहिए, बार बार उनका दरवाजा टकराना पड़ता है, बार बार उनके सामने जाकर मांगना पड़ता है। ये सब यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट जवाब का इंतजार कर रहे हैं किसान, इसी वजह से उनका रोष बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शन तेज करने की भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। ज्योति, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि बिहार की जनता ने लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, उन्हें
सबक सिखाने का निर्णय दे दिया है। डबल इंजन की सरकार, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में इंडिया की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी ने अपने बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी के विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरे बिहारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना का जो प्रकटीकरण है ये बिहार के बेहतर भविष्य का और बिहार के सम्मान का ये प्रतीक बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 14 नवंबर को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं बल्कि पक्ष में माहौल है। एग्जिट पोल साबित करता है कि महिलाओं में सरकार के प्रति एक अलग उत्साह था। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक का स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रतिक्रिया मिली है वो सकारात्मक है। इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर के बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के विधायक इमकोंग एल इमचेन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इमकोंग एल इमचेन के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नागालैंड के भाजपा विधायक इमकोंग एल इमचेन जी के निधन से दुखी हूँ। जन कल्याण के लिए दशकों की समर्पित सेवा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे लोग स्नेहपूर्वक याद रखेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार और अनुयायियों के साथ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व निमोनिया दिवस पर हर बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जेपी नड्डा ने बताया, विश्व निमोनिया दिवस पर हम हर बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य बीमारी है। बच्चों में निमोनिया को कम करने के लिए भारत सरकार ने मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से बच्चों में निमोनिया कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने की कार्रवाई पहल शुरू की है।
इस अभियान का संदेश है निमोनिया नहीं तो बचपन नहीं सही। ये अभियान निमोनिया की रोकथाम और समय पर देखभाल के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितधारकों के साथ तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ये बैठक वार्षिक बजट तैयार करने और उसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले वित्त अधिकारियों और वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित एक परामर्श और चर्चा प्रक्रिया है। दिल्ली डिफेंस डायलॉग को संबोधित करते हुए आज इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इंडस्ट्री अब 4.0 से 5.0 में बदल चुकी है। 4.0 वो दौर था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और इस तरह की तकनीकों पर चर्चा होती थी, पर अब 5.0 में हमें मानव तत्व को फिर से केंद्र में लाने के लिए संतुलन की ज़रूरत है। उन्होंने तकनीक पर बात करते हुए कहा कि तकनीक इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें सहयोग देने के लिए है। अब भारतीय सेना मानव केंद्रित तकनीक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां इंसान को AI से सशक्त किया जाए। रचनात्मकता, सहानुभूति और डेटा को निर्णयों में बदलने की क्षमता, ये सब मानव के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। 4.0 has moved to industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all this being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as for the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology, and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. ब्राजील के बेलेम शहर में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के उद्घाटन सत्र में भारत ने जलवायु कार्रवाई में समानता और बहुपक्षीय सहयोग की भावना पर जोर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि विकसित देशों को वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण से जुड़ी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। भारत ने कहा, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों पर वित्तीय मदद देना कानूनी दायित्व है। अनुकूलन के लिए वित्त को 15 गुना बढ़ाने की जरूरत है ताकि उन अरबों लोगों की मदद की जा सके जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया है लेकिन सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं। साथ ही भारत ने दोहराया है कि पेरिस समझौते की मूल भावना समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां बरकरार रहनी चाहिए। और आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भूटान की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर देश लौट चुके हैं। पीएम मोदी भूटान की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। एक बेहद सफल यात्रा कही जा सकती है। दोनों देशों के संबंधों के बीच में पारस्परिक आदान प्रदान को लेकर, मजबूत होती साझेदारी को लेकर और उसके साथ ही जो पारंपरिक संबंध हैं, जो सांस्कृतिक संबंध हैं, उनकी मजबूती को लेकर और उस मजबूती से आगे की जो दिशा है वो तय करने को लेकर, तो पारंपरिक संबंध, उनमें मजबूती, उसके लिहाज से बेहद अहम ये यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। बेहद अहम प्रधानमंत्री की बेहद सफल ये यात्रा कही जा सकती है। प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं। 3 प्रमुख समझौता पत्रों का इसमें आदान प्रदान भी रहा जिसमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत रहे और उसके साथ ही जो ऊर्जा साझेदारी है उसको मजबूती देना भी इसके लक्ष्यों में शामिल रहा। तो अपने आप में बेहद अहम ये यात्रा हो जाती है, विशेषकर अगर भारत और भूटान के जो पारंपरिक संबंध हैं उनकी मजबूती को देखते हुए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को देखते हुए,
नेबरहुड फर्स्ट नीति को देखते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटे और ये अपने आप में बेहद सफल यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं और बेहद सफल यात्रा, बेहद अहम यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को लेकर और तमाम क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, SIR को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी को आज 37 फाइलों में 13,25,000 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर में प्रवेश करते हुए देखा गया। तो शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। 37 फाइलों में 13,25,000 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर वो पहुंचे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो SIR को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान है उसके बीच में बेहद ये अहम हो जाता है, जिसमें फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और उनके साथ दस्तावेज भी हैं, बेहद अहम दस्तावेज हैं, जिसमें 37 फाइलें हैं। 13,25,000 मतदाताओं के ये दस्तावेज हैं और शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। और ये जो वो वहां पर गए हैं, ये पश्चिम बंगाल में जिस तरह से SIR को लेकर खींचतान चल रही है उसको देखते हुए काफ़ी अहम हो जाता है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब 23 साल बाद SIR हो रहा है बंगाल में 2002 के बाद, इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मृतक वोटर है, बहुत सारे एक जगह के एक से ज्यादा जगह पे बहुत सारे वोटर का एंट्री है कि नहीं, और कोई और देश के नागरिक इस देश में रह रहे कि नहीं, ये देखने के लिए ये SIR प्रक्रिया शुरू हुआ है। और इसके चलते जब शुरू से SIR को लेके सत्ता पक्ष TMC विरोध में है, तभी आज नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उन्होंने कहा कि 5 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे कोच बिहार है, तमलुक है, कांपी है, बीरभूम है, पुरुलिया है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13,25,000 डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं कि जो जिनका डबल या ट्रिपल एंट्री है वोट, इसमें जिनको वो फर्जी वोटर कह रहे हैं कि इतने सारे एंट्री क्यों। और वो सब दस्तावेज देके अभी यहाँ के जो चुनाव आयोग के जो CEO है मनोज कुमार अग्रवाल, उनसे बातचीत हो रही है। और बातचीत होने के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो उसमें और भी खुलासा होगा कि चुनाव आयोग से क्या बात हुआ, क्या आश्वासन मिला और क्यों वो दस्तावेज वो लेके यहाँ पे आए हैं। इस बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, आज सौरभ नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो SIR पर राजनीतिक खींचतान के बीच शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।